तो जब मैं 8th क्लास में था, मेरे फादर का एक्सीडेंट में देहांत हो गया। मुझे आज भी वो एक पल याद है कि मैं वहाँ खेल रहा हूँ ग्राउंड में, और मुझे आके स्कूल के अंदर सर बोलते हैं कि तुम्हें घर बुलाया है। जब भी अचानक से कोई ऐसा आता है तो बच्चा ये नहीं सोचता है कि इस तरह की कोई घटना हुई होगी, उसे लगता है कि कुछ फंक्शन होगा, कुछ होगा तो इसलिए बुलाया हो। क्या ऐसा सिस्टम था उस समय जो इतने मतलब कि टॉपर्स बंसल से आते थे? क्या उस जमाने में क्या अलग सिस्टम था सर बंसल के पास वहाँ पे? सर आते थे, मुझे समझाते थे कि यार तुम है ना, तुम राहुल गांधी की तरह हो। वो क्यों सर? मैं भी इसी तरह हंसा। मैंने कहा सर आपने क्या बोला मुझे? तो सर ये जो गॉड ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये जो बच्चों ने आपका दर्जा दिया, ये क्या लगता है कि किस स्टेज पे मुझे पहुंच के मिला? क्या वो बंसल के टाइम में ही मिल गया था? उसके बाद की क्या जर्नी रही सर आपकी? तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों? तो पॉडकास्ट का हमारा सेशन जारी है और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ने वाले हैं जो कि विजय सर हैं, जिन्हें गॉड ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहा जाता है। तो आपने अभी सर को देखा है स्टूडियो में, ऑफलाइन में, लेकिन आज आप सर के बारे में जानेंगे कि सर की जर्नी कहाँ से शुरू हुई और आज जो सर आप लोगों के दिल पे छाए हुए हैं, आज सर क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो वेलकम सर, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। थैंक यू सेठ भैया। सो सर, काफ़ी टाइम से इच्छा था कि आपके साथ में एक पॉडकास्ट करूं, क्योंकि ये नया मैंने सेशन स्टार्ट किए हैं पॉडकास्ट के। तो सर, मैं शुरू से आपके बारे में जानना चाहूँगा कि लाइक स्टार्टिंग से कैसे आप एजुकेशन से, फिर एजुकेशन के बाद कई सारे लोग जो हैं वो जॉब के लिए जाते हैं या अदर बहुत सारी चीज़ों के लिए जाते हैं। आप कोचिंग लाइन में कैसे आपका शुरुआत हुआ, कैसे आपकी जर्नी रही, स्टार्टिंग से बताइए ज़रा। यार ये बहुत टफ सवाल है। आज तक मैंने कहीं पर भी शेयर नहीं किया वैसे ज़्यादा इसके बारे में, मैं बच्चों से किया, लेकिन ठीक है, बात आई है तो करते हैं। जर्नी तो ये थी कि साधारण परिवार में जन्मे हैं, और साधारण परिवार जैसे सब कुछ चला, लेकिन कहते हैं कि ईश्वर को कुछ और मंजूर था। तो जब मैं 8th क्लास में था, मेरे फादर का एक्सीडेंट में देहांत हो गया। तो मुझे आज भी वो एक पल याद है कि मैं वहाँ खेल रहा हूँ ग्राउंड में, और मुझे आके स्कूल के अंदर सर बोलते हैं कि तुम्हें घर बुलाया है। तो जब भी अचानक से कोई ऐसा आता है तो बच्चा ये नहीं सोचता है कि इस तरह की कोई घटना हुई होगी, उसे लगता है कि कुछ फंक्शन होगा, कुछ होगा तो इसलिए बुलाया होगा। तो जो 8th क्लास में जब बच्चा खेल रहा है, उसको ये बुलाया गया कि घर गया, और घर आके जब ये पता चलता है कि एक्सीडेंट के अंदर डेथ होगी, तो एकदम से दुनिया बदल जाती है। और यही हुआ मेरे साथ बस। इसलिए मैं इस पल को कहीं शेयर भी करना पसंद ही नहीं करता हूँ। मतलब मैं अपनी लाइफ के उस पार्ट को वहीं छोड़ के आ गया, और मैं हमेशा लाइफ में आगे ही सोचता हूँ कि बस मुझे बहुत मेहनत करनी है आगे, और बहुत आगे जाना है बस। क्योंकि हम टोटल फैमिली में 3 ब्रदर हैं और मम्मी। अब मेरा सिर्फ एक ही विज़न रह गया कि मुझे बस मेरी फैमिली और मैं, बस, अब और कुछ नहीं। तो 8th क्लास से ही मेरे अंदर बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी लेवल डेवलप हो गया। वो एक ऐसा बच्चा जो मैं आज जैसा आप मुझे देख रहे हो वैसा मैं नहीं था, बहुत अच्छा था, खेलता कूदता चंचल, बट वो 8th क्लास से लाइफ ने ऐसा टर्न लिया कि सब कुछ ख़त्म सा हो गया। फिर हमारे नाना जी हमें गांव लेके गए, सरकारी स्कूल में हम पढ़े। सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद फिर बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, शहर आए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया। लेकिन कहते हैं ना कि स्ट्रगल जो होता है ना, वो मतलब भगवान भी पूरा स्ट्रगल ही लेके मानता है, वो इतना आसानी से आपको सब कुछ नहीं देता है। फिर मेहनत करी, लेकिन उस समय इतना द्वंद्व चल रहा था मस्तिष्क में कि कुछ समझ ही नहीं आया कि चल क्या रहा है और ईश्वर क्या चाहता है। क्योंकि कुछ तो दिखे, ये ऐसी स्थिति हो रही है जैसे कोहरे के अंदर घना कोहरा है और आप गाड़ी चला रहे हो, अब आपको ये भी नहीं पता कि आगे आपको मंजिल मिलेगी या आप टकरा के ख़त्म हो जाओगे। तो एक बैठा था मैं एक दिन ऐसे ही, मैंने सोचा लाइफ में क्या चल रहा है, भगवान कुछ तो बता दो, क्या करना है मुझे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने अंदर से आत्मा से आवाज़ आने लगी कि करना क्या है, मैं कर क्या सकता हूँ यार। कोई कहता था कि ये कर लो, कोई कहता है ये कर लो, कोई कहता है वो कर लो, समझ ही नहीं आ रहा। तो मुझे अंदर से आवाज़ आई कि यार अपन एक ट्राई करते हैं। मेरे को अंदर से ऐसा लगा कि मैं पढ़ा सकता हूँ शायद। तो मुझे पता लगा कि मेरी फैमिली के अंदर किसी को ट्यूशन की ज़रूरत थी। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा भाई मैं ट्यूशन पढ़ा देता हूँ अगर आप कहो तो। तो पहली बात तो ऐसे हंसते हैं कि तू पढ़ाएगा।
तो मैंने कहा कोशिश करूँगा, आप मौका दो। तो हर इंसान मनी माइंडेड होता है, तो मैंने एक ही लाइन बोली, फिर मैंने कहा आप तो पैसे मत देना अगर इसकी परसेंटेज उतनी नहीं आए जितनी आप सोच रहे हो। तो मैंने उसको पढ़ाया, तो पहली सैलरी मेरी 200 रुपये थी फर्स्ट टाइम। कौन से ईयर की बात है सर? 200 आई थिंक, बहुत पुरानी बात होगी, मैंने कहा ना याद भी नहीं करता अब तो मैं, पता नहीं कितने साल पुरानी बात है, मतलब कि ये 20-25 साल पुरानी बात है। 90s की बात है। हाँ, बहुत ही पुरानी बात। 200 रुपये की वो सैलरी थी ना, वो सैलरी नहीं थी एक्चुअली, वो कॉन्फिडेंस था। वो एक कहते हैं ना आशा की एक किरण नज़र आई थी, जिससे मुझे समझ में आने लगा कि मैं लाइफ में अब कुछ कर सकता हूँ, या मेरे को भगवान ने किस लिए बनाया है और क्या वो चाहता है मुझसे। तो वो 200 रुपये मेरे लिए मोटिवेशन था एक्चुअली, कि मैं पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि उस लड़की की परसेंटेज बहुत अच्छी आई, तो मुझे और कॉन्फिडेंस आया। ठीक है, उसके बाद ये हुआ कि आसपास के जो उसके कॉलोनी के बच्चे थे वो भी इंटरेस्टेड हुए, तो उनकी भी ट्यूशन ली, और ये सारे वैसे थे जो पास होने की भी स्थिति में नहीं थे, उनको पढ़ाना शुरू किया। तो वहाँ से मेरे पास 800 रुपये आने शुरू हुए। तो मुझे वो पैसे नहीं दिख रहे थे, मुझे वो दिख रहा था कि मेरा पैशन मुझे मिल गया। पैसा नहीं, वो पैशन था। वो पैशन ने मुझे इतना मुकाम दिया कि मैं करता गया। फिर मैंने एक छोटा सा स्कूल ज्वाइन किया, स्कूल के बाद मैंने एक छोटी सी कोचिंग ज्वाइन करी। मैंने देखा कि मैं क्या प्रोफेशनली भी पढ़ा सकता हूँ। अब ये उस ज़माने की बात है जब कोचिंग नहीं हुआ करती थी, ट्यूशन क्लासेस बोलते थे उनको। कोचिंग और कॉर्पोरेट से अब डेवलप हुआ है। फिर मैं एक कोचिंग से दूसरी कोचिंग, ऑक्यूपाइड होता गया। ठीक है, स्कूल्स, मतलब मैंने अपना टाइम टेबल ऐसा बनाया कि मैं अपने आप को इतना ऑक्यूपाइड रखूँगा कि मेरे पास सेकंड थॉट ही नहीं आया। तो मैं सुबह निकलता था 8 बजे, रात को 9 बजे आता था, और उसी समय बंसल क्लासेस की वैकेंसी भी निकली थी। मैं गया, मेरा शायद मिल जाए नौकरी। पहले ऐसा नहीं होता था, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, ये सब कुछ नहीं होता था। सिर्फ एक चीज़ होती थी कि केमिस्ट्री पढ़ानी है, तीनों पढ़ा सकते थे हम, तीनों आता था हमें। और जेई नीट सब एक ही टीचर पढ़ाता था, ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं होता था। और बंसल उस ज़माने में बहुत स्पेसिफिक था, काफ़ी अच्छी बात। तो मैं आया, तो वहाँ इंटरव्यू चल रहे थे, मैं चला गया। बहुत सारी भीड़ थी, कमरा भरा हुआ पूरा। हाथ खड़ा कराया उन्होंने कि फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन इंटरव्यू देने आया है। मैंने देखा पीछे बहुत सारे लोग हैं, तो मैंने एक प्रोबेबिलिटी देखी, मैंने कहा अपने तो नौकरी में आएगा नहीं नंबर, बहुत सारे, छोड़ दिया। फिर बोला ऑर्गेनिक में, उस पर भी बहुत सारे थे, क्योंकि पहले ज़माने में पढ़ाई ही केमिस्ट्री का मतलब फिजिकल या ऑर्गेनिक हुआ करती थी। फिर तीसरा आया कि इनऑर्गेनिक में कौन है, 5 लोग थे। मैंने कहा प्रोबेबिलिटी यहाँ मिल सकती है नौकरी की। उस समय दिमाग में ये नहीं था पढ़ाना क्या, उसमें नौकरी कैसे मिल सकती है, ये इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैं जॉबलेस हो गया था। तो मैंने हाँ भर दिया, इंटरव्यू हुआ, बहुत अच्छा हुआ, सक्सेसफुल हो गया, मुझे अपॉइंटमेंट मिल गया। बंसल सर के पहली बार मैंने दर्शन वहाँ किए थे, सुना था। कौन सी ईयर की बात होगी? 2005-06 के आसपास की बात है। तो उस समय दर्शन, तो सर ने मतलब बोला कि करो, मेहनत करो। आए मार्च में मैंने सर से रिक्वेस्ट किया कि मुझे अभी दे दो, क्योंकि ऐसी स्थिति है। तो उस समय भी यही स्थिति थी, तो सर ने कहा ठीक है चलो। तो उस समय मैं कॉपी चेक करता था, 1.5 महीना मैंने कॉपी चेकिंग किया है, क्योंकि क्लासेस मुझे अप्रैल से मिलनी थी, कोर्स दिसंबर में ख़त्म हो गया था। तो मेरे को उन्होंने कहा मेरे पास काम नहीं है कुछ भी, तो मैं रखूँगा क्या? मैंने कहा जो भी दोगे कर लूँगा। तो उस समय बंसल क्लासेस में क्या होता था कि पेपर जो होता था वो सब्जेक्टिव होता था। उस जमाने आईटी ऑब्जेक्टिव नहीं होती थी, तो सब्जेक्टिव क्लास का पेपर होता था, और कॉपी चेकिंग करने के लिए स्टाफ होता था। तो मैंने वो कॉपी चेकिंग करी मार्च में, पूरा 31 मार्च तक कॉपी चेकिंग करके कॉपी के मार्क्स देना होगा। तो 1.5 महीना मैंने कॉपी चेक किया, मैंने कुछ नहीं पढ़ाया। फिर अप्रैल आया, अप्रैल में बैचेस मिले, बहुत ही मतलब वहाँ सिस्टम अलग था, थोड़ा सा सिस्टमेटिक, कि भाई आपको आओगे तो आपको एक बैच ऐसा मिलेगा, वो सीक्वेंसिंग होती थी ABCD ऐसा। तो सबसे लास्ट का मिला, बहुत मेहनत से पढ़ाया, खूब मेहनत करी। अब जब बैच पढ़ाने के बाद फेलिसिटेशन फंक्शन होता है, तो हमें बंसल क्लास में कैटेगरी होती थी कि भाई स्टार बैच के जो बच्चे टॉपर A1 A2 A3 A के, उन्हीं का सिलेक्शन होता है, तो फंक्शन में वही जाएंगे, और नो डाउट सेलेक्टेड बच्चे उन्हीं के होंगे, तो प्रिविलेज भी उन्हीं टीचर्स को मिलता है, ऑब्वियस सी बात है। तो हमें क्या मिलेगा? तो मैं जाके बाहर बैठ गया ऐसी बाइक पे, मैंने कहा मैं अंदर भी क्या करूँगा बैठ के। तो इतने में एक लड़की आई, उसने मेरे पाँव छुए, बोला थैंक यू सर।
मैं तो एकदम शौक सा हो गया एकदम से, क्योंकि मैं कभी सोचा ही नहीं मैंने लाइफ में कि मुझे ऐसी कोई चीज़ मिलने वाली है। उसने जब 5 छुआ और बोला कि सर आपकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया, उस मेरे बैच की लड़की थी वो। हम्म, जब उसने ये फर्स्ट टाइम बोला कि आपकी वजह से सिलेक्शन हुआ, ये बात मेरे दिमाग में ऐसी बैठी, मैंने कहा ये क्या बोल दिया इसने, मैंने तो कुछ नहीं किया, हम्म, मैं सिर्फ अच्छा पढ़ा है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा किया क्या, मैंने बोला आपके मोटिवेशन से ऐसा हुआ सर, आपने मुझे ना हारने नहीं दिया लास्ट तक, हम्म, आपने पढ़ाई के साथ साथ मुझे मोटिवेट भी किया। उसका नाम खुशबू था, और आपके इस मोटिवेशन से मैं हारी नहीं और मैं सेलेक्ट हो गई डी में होके भी, बैच का नाम डी था, ABCD। हम्म, वो एक लाइन ने मेरी पूरी लाइफ को चेंज किया, और उसके बाद से तो मैं बहुत मेहनत करी मैंने, और आप बिलीव नहीं करेंगे मैं सबसे लोएस्ट बैच में था और मुझे नेक्स्ट ईयर ही A3 बैच मिला था। तो एक तरह से हम ये कह लें कि जिस तरीके से बच्चों को मोटिवेशन मिलता है जब टीचर उन्हें रिकॉग्नाइज करता है, और यहाँ पे बच्चे भी अगर टीचर को रिकॉग्नाइज करते हैं तो टीचर को भी बहुत खुशी मिलती मैं है। आपको यही बताना चाह रहा हूँ, आज मैं आपके इस मंच से ये एक बात बोलता हूँ कि मैं जो भी हूँ ना सिर्फ उन्हीं की वजह से हूँ, बच्चों की वजह से। अगर वो उस दिन नहीं बोलती तो मुझे शायद नहीं पता चलता मेरी लाइफ में मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ एक नौकरी, मैंने आपसे बोला मैं नौकरी लेने गया था सिर्फ। हम्म, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी, मैं जॉबलेस हो चुका था, मेरे ऊपर फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैंने घर पे किसी को नहीं बताया कि मैं जॉबलेस हूँ। तो मेरा उद्देश्य तो सिर्फ एक था कि पैसे मिलना चाहिए, नौकरी मिल जाए। तो उसने मुझे मेरा उद्देश्य बताया कि आपका उद्देश्य पैसा या नौकरी नहीं है, आपका उद्देश्य तो है लाइफ बनाना। वो चेंजिंग मोमेंट था। उसके बाद से शायद मैंने दुगने जोश से बच्चों को मोटिवेट किया होगा। जितने भी बच्चे बंसल क्लासेस के अगर हैं और वो ये पॉडकास्ट सुन रहे होंगे तो इस बात से एग्री करेंगे कि हाँ सर ने हर साल और ज़्यादा मोटिवेशन और ज़्यादा सिंसियरिटी, मतलब ये मान के चलिए मैंने अपनी लाइफ ही फिर बच्चों के नाम ही कर दी थी, फिर कुछ नहीं सोचा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, कम से कम 12 साल तक तो मैं कहीं किसी फंक्शन में भी नहीं गया हूँगा अच्छे से, आउट ऑफ कोटा अटेंड ही नहीं किया मैंने, क्लास मिस नहीं करनी मुझे। तो ये जो स्ट्रगल होता है ना, ये ही सिखा के जाता है। तो मैं आज भी जो भी बच्चे सुन रहे हैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि आप अभी स्ट्रगलिंग फेज में हो, डिसीजन फेज में नहीं हो। आप जो भी आपके साथ तकलीफें आ रही हैं उससे ऐसा थोड़ी कि आप अभी मान के चल लो कि आपको वो चीज़ मिल गई या नहीं मिली। ये तो लाइफ अभी बहुत बड़ी है, और आज भी हम पढ़ा रहे हैं, उसी पैशन से पढ़ा रहे हैं। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि जो पढ़ाई है ना, ये पढ़ाना एक मतलब पेशा नहीं, एक जिम्मेदारी होती है, पैशन होता है। और जो यंगस्टर्स टीचर बनना चाहते हैं उनसे भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको जॉब की तरह नहीं, पैशन की तरह देखो, क्योंकि आपको भगवान ने बहुत बड़ा हथियार दिया है या बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, इससे लाइफ बदल सकते हो आप। तो बंसल क्लासेस अपने आप में एक इंस्टीट्यूट था जिसने सबसे ज़्यादा कोटा के अंदर टीचर्स दिए होंगे या एकेडमिक्स दी होगी, एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट। और सबको पता है कि ये बात तो मेरे को बोलने की भी नहीं, क्योंकि वही फाउंडर हैं एजुकेशन इंडस्ट्री की। अगर कोटा में बात की जाए तो भीष्म पितामह कहा जाता है, हम सब लोग मिलके उन्हें कहा जाता है। तो उनके बारे में अगर मैं पर्सनल लेवल पे अपनी बात करूं अगर कुछ, तो मतलब मैं मतलब इस लेवल पे नहीं था कि मैं उनसे मिल सकूं। अच्छा। क्योंकि वो मतलब अलग लेवल था उनका। तो हमारे लिए तो वो गॉड की तरह ही होते थे कि भाई कभी दिख गए, कभी उनको महसूस किया, देखा। तो हर एक नए टीचर के लिए मतलब इस तरह का एक ख्वाब होता था कि सर मतलब उनको सर को इम्प्रेस कर सके कोई टीचर, या सर की नज़र में कोई आ सके कि यार मतलब तुम अच्छा काम कर रहे हो। एक अप्रिशिएशन उनसे मिलना मतलब अपने आप में ऐसा होता था कि भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि तेरी लाइफ बन गई जा। तो पहले साल में तो ऐसा हुआ नहीं, लेकिन दूसरे साल में जब मुझे बैच अच्छा मिला तो मुझे ऐसा फील आया कि शायद मेरे काम को रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है। तो चूँकि बस बंसल का एक बहुत अच्छा पॉइंट था कि जब भी वो ऊपर A1 A2 A3 A4 इस तरह के टॉप बैचेस होते थे तो डायरेक्ट बच्चों के कांटेक्ट में रहते थे, इंटरेक्शन उनका बहुत स्ट्रांग था। वो ग्राउंड लेवल पर बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझते थे, ठीक है। तो जब मैं वो बैच लाता तो मेरा इंटरेक्शन उनसे होता था, क्योंकि वो भी उस बैच में होते थे, मैं भी होता था। तो कभी कभी ऐसा होता था, इवन बच्चों से फीडबैक भी लेते थे, तो बच्चों ने उस समय बहुत अच्छा तारीफ़ करना शुरू किया, तो सर की नज़र में एक इम्प्रेशन आना शुरू हुआ। तो वो कभी कभी बात करते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। तो उनके व्यक्तित्व से जो सीखने वाली बात है ना, सबसे पहले डिसिप्लिन। सर की क्लास अगर 4 बजे है तो 5 मिनट पहले ही मिलेंगे आपको, चाहे कुछ भी हो जाए।
टाइम पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी उनके लिए। उन्होंने सबसे पहले यही बोला कि भाई टाइम पर अगर क्लास नहीं ले सकते हो तो आप टीचर नहीं हो। दूसरा, पंक्चुअलिटी के साथ डिसिप्लिन। क्लास के अंदर में आप बिलीव नहीं करोगे कि डिसिप्लिन क्या होता है। वो हंसाते भी थे, मस्ती भी करते, मजाक भी करते, गाना भी गाते थे। आपने कभी सुना हो अगर, तो बहुत अच्छा गाना गाते थे। सुना है सर, हाँ, देखिए वीडियोस। देखे ना वीडियोस, तो बहुत अच्छा गाना गाते थे। तो ऐसा नहीं है कि उनकी क्लास में एक्चुअली डिसिप्लिन का मतलब बच्चे गलत समझते हैं या लोगों को नहीं समझ में आता। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता है कि आप हंसोगे नहीं, मस्ती नहीं करोगे, मजाक नहीं करोगे। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि पढ़ते समय आप सिर्फ पढ़ाई करोगे, पढ़ते समय आप मस्ती नहीं करोगे। दैट इज़ कॉल्ड डिसिप्लिन हमारे लिए। सर क्या ऐसा सिस्टम था उस समय जो इतने मतलब कि टॉपर्स बंसल से आते थे? क्या उस जमाने में क्या अलग सिस्टम था सर बंसल के पास वहाँ पे? देखो, सिस्टम सिर्फ एक था कि पहले क्या होता था कि मेंटली प्रिपेयर होता था स्टूडेंट कि मुझे आईआईटी करनी है, और वो मेंटली प्रिपेयर्ड होने के लिए वो पहले से ही तैयार होके आता था। आपने सुना होगा कि बंसल में एडमिशन लेने के लिए भी पहले एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता था। आपके टाइम में था ऐसा? हाँ, बंसल क्लासेस में एडमिशन लेने के लिए भी एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता था। एक क्लासेस हुआ करती थी पर्टिकुलर जो सिर्फ इसी की कोचिंग देती थी कि बंसल क्लासेस में एंट्रेंस लेना है तो हमारे एडमिशन लो। मतलब कि कोचिंग में एडमिशन कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए कोचिंग देती थी, और वो बहुत बड़ा बिजनेस था क्योंकि वो इसलिए प्रिपेयर करते थे बच्चों को कि तुम सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर सको, सिर्फ बंसल में एडमिशन ले सको। तो आप सोच के देखो जो हो रहा था वो क्या था। वो ये था कि अगर बंसल में एडमिशन हो गया तो आई पक्का बनोगे। तो उनका एक सिस्टम पूरा ऐसा था जिसकी वजह से स्टूडेंट जब एडमिशन ले चुका होता था तो आप समझ सकते हो कि वो अपने आप को मानता था कि आई बन गया, तो वो हार्डवर्क उसी लेवल पे करता था। मैंने आपको बताया आज के ज़माने में और उस ज़माने में अंतर क्या था। अंतर यही था कि वो मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि हार्डवर्क करना ही है 2 साल। और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के भी बच्चे बहुत ज़्यादा हार्डवर्कर हैं, बट वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते कि वो इतना हार्डवर्क करना पड़ सकता है। जबकि मेरा ये कहना है कि अगर हम आईआईटी कर रहे हैं ना तो भाई, या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि जब तक एग्जाम नहीं दोगे तब तक तो हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, और आपके मन मुताबिक चीज़ें नहीं चलेगी। भाई हम क्या सोचते हैं कि मैं जैसे पढ़ना चाहूँगा वैसे पढ़ूंगा, मैं जितना पढ़ना चाहूँगा उतना पढ़ूंगा, मैं जितना रेस्ट करना चाहूँगा उतना रेस्ट करूँगा, मैं जितना इंस्टा चलाऊँगा उतना चला लूँगा, मैं जितना यूट्यूब, समझ रहे हैं आप। तो वो चीज़ें जो हैं वो नहीं हो करके मुझे एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम के तरीके से प्रिपेयर करना है अपने आप को। लाइक कि ये एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है कि मुझे एग्ज़ाम तक इतने घंटे पढ़ना है, तो मैं पढ़ूंगा, चाहे उसके लिए मुझे टेस्ट में नंबर आ रहे हो नहीं आ रहे हो, मेरे को अच्छा लग रहा हो नहीं लग रहा हो, मेरे को रिफ्रेशमेंट मिल रहा हो कि नहीं मिल रहा हो, पर मुझे पढ़ना है, क्योंकि रिजल्ट तो एग्ज़ाम के बाद पता लगेगा ना आपको। तो बंसल क्लासेस में ये फिलॉसफी ही डाल दी जाती थी पहले से ही, ये मान के चलो आप। तो इस वजह से बच्चे हार्डवर्क करते रहते थे, वो क्विट नहीं करते थे इजीली, या वो डरते नहीं थे, क्योंकि उनको ये पहले से ही मेंटली प्रिपेयर था कि आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। भाई आसान नहीं होता है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, आईआईटी करने जा रहे हैं। तो ये फील होता था कि बहुत मेहनत करनी है, इस चक्कर में वो बहुत मेहनत करते थे। कोई यादें हैं आपके साथ जुड़ी बंसल सर? बहुत सारी यादें हैं यार, कितनी यादें बताऊंगा मैं। मुझे आज भी याद है कि जब मेरी क्लास का एक उस ज़माने में बड़ा वो था फेमस कि अगर वो 200 की क्लास है तो उसमें 500-600 बच्चा होगा, खूब सारा बच्चा होगा। तो हमेशा ऐसा ही होता था कि भाई दूसरे साल तो ऐसा था कि सर की रिकग्निशन में आ रही थी, और तीसरे साल जब मैंने बताया ना कि पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ चुकी थी, तो ऐसा आलम होता था कि क्लास के अंदर 500-500 बच्चे हुआ करते थे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मतलब। तो सर आते थे, मुझे समझाते थे कि यार तुम है ना, तुम राहुल गांधी की तरह हो। वो क्यों सर? मैं भी इसी तरह हंसा। मैंने कहा सर आपने क्या बोला, मुझे इसको एक्सप्लेन करो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए कि ये आपने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है। अच्छा ठीक है। बोला यार इस कॉन्टेक्स्ट में बोला है कि तुम्हें बहुत जल्दी वो चीज़ मिल गई जो बहुत सालों बाद मिलती है। अच्छा, इसे संभाल के रखना। और जो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट था ना, लाइफ का सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, वो डीप मीनिंग है सर इसमें। वो मीनिंग भी उन्होंने दिया अगला, कि मैं तुम में ना अपने आप को देखता हूँ। जो पैशन तुम्हारे अंदर है ना, वो कभी मेरे अंदर हुआ करता था जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था। तो मुझे तुम में दिखता है कि तुम बहुत कुछ करोगे आगे लाइफ में, तो तुम इसे संभाल के रखना, इसे बिगाड़ मत लेना, ये चढ़ नहीं जाए तुम्हारे दिमाग पे जो तुम अभी तुम्हारे साथ हो रहा है।
तो वो जो मीनिंग था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी मेरे लिए, जब उन्होंने ये लाइन बोली कि मैं तुम में अपने आप को देखता हूँ। मतलब मैं आपको बताऊँ, कॉम्प्लीमेंट्स की लाइन है। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं तेरी क्लास में आके बैठूंगा, तू पढ़ाता क्या है, कैसे तेरा बच्चा फ़ैन हो जाता है ऐसे। इनऑर्गेनिक जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, इनऑर्गेनिक कोई सब्जेक्ट नहीं था। केमिस्ट्री का मतलब फिजिकल ऑर्गेनिक हुआ करते थे 90%। और जिस आदमी के पास कोई काम धंधा नहीं हो ना अगर कोई, तो वो इनऑर्गेनिक पढ़ा सकता है, बस ये होता था। और आज भी आपको बता दूं, इनऑर्गेनिक कोटा के अंदर जितने अच्छे लेवल से पढ़ाई जाती है, शायद ही किसी और जगह इतनी पढ़ाई जाती है। तो वो यही कहते थे कि तू एक तो इनऑर्गेनिक का टीचर है जिसमें कुछ पढ़ाना ही नहीं होता, कोई पढ़ाता नहीं, तू पढ़ाता क्या है, यही देखना है मुझे तेरी क्लास में बैठ के। और ये मीटिंग में बोलते थे। मेरे साथ के जितने टीचर्स हैं उन्हें ये सब वाक्य याद होंगे, क्योंकि उन्होंने मीटिंग में भरे हम बोला कि विशाल जोशी तेरी क्लास में ज़रूर करूँगा यार, तू पढ़ाता क्या है, तू ना हाथ में कोई डीपीपी होती है, ना शीट होती है, ना कुछ होता है, तेरा ऐसे ही चला जाता है हवा में उड़ता हुआ और पढ़ा के आ जाता है। और ये कॉम्प्लीमेंट यहीं नहीं रुका, फिर अगले साल हमारा क्या होता है, जब मतलब सर कुछ जो अच्छा करते थे उनको है ना अप्रिशिएशन देते थे। तो उस अप्रिशिएशन में जब सेशन कंप्लीट होता है तो सर अपने घर पे बुला के लंच करवाते थे या डिनर, जो भी टाइम सूटेबिलिटी सर की रहती थी। उस समय उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे बुला करके एक लिफाफा दिया और लिफाफे को कहा कि घर पे खोलना इसको। मैं आया घर पे, मैंने खोला तो उसमें मेरा नाम लिखा था, विशाल जोशी, विजार्ड ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपके पास है अभी वो? मेरे पास अभी कम्युनिटी पे पड़ा होगा, मैंने डाला तो था। आप दिखाना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल श्योर। मैं 1 मिनट, टाइम लगेगा 2 मिनट। मतलब कि मैं भी कुछ टाइम पहले बंसल सर के घर पे वहाँ पे एक वीडियो बनाया था। अच्छा। समीर सर के साथ, ओके। जो बंसल सर के बेटे हैं हाँ। और अभी जो करंट डायरेक्टर हैं अभी ओके। बंसल क्लासेस के। तो काफ़ी अच्छा लगा। मैं उनके वो जो व्हील चेयर था उनका, वो भी मैंने देखा जिस पे सर बैठते थे, और तो एक अलग ही वाइब आ रही थी सर उनके घर में जाके। नहीं, आपको उस व्हील चेयर का किस्सा भी मैं बताता हूँ। मतलब एक अलग ही वाइब आ रही थी। सर के बारे में जो नहीं जानते उन्हें पता होगा कि सर जो है वो एक डिजीज से पीड़ित थे। हाँ। तो वो चल फिर नहीं सकते Physical थे। dystrophy हाँ था। फिजिकल, तो उस उनके लिए एक स्पेशल चेयर थी उस ज़माने में, अमेरिका से आती थी वो, जिसके अंदर वो क्या है अपने हिसाब से उसको मूवमेंट दे सकते हैं। मैं उस बैट को चलाया सर, उस है चेयर ना? पे बैठ नहीं, के मैं आपको चलाया वो नहीं दिखा रहा हूँ, मैं उस चेयर का जलवा दिखाना चाह रहा हूँ। आप सुनिएगा जरा, डिसिप्लिन। तो जब कभी क्लास का ब्रेक होता था और ब्रेक अगर 1 मिनट ऊपर नीचे हो गया या बच्चे क्लास में नहीं जा रहे हैं तो उसमें एक हॉर्न होता था। ये नहीं देखा मैं। हाँ। हॉर्न वाली चीज नहीं नीचे देखी। सर के लिए क्या है, बिल्डिंग में स्टेयर्स नहीं होती थी, रैंप बनाए गए थे, तो सर अपने आप ही वो गाड़ी लेकर रैंप से आ जाते थे। तो ये स्थिति थी कि अगर कोई फ्लोर इंचार्ज या किसी से डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो रहा है या बच्चे कह रहे हैं 2 मिनट बाद जाएंगे, तो वो हॉर्न सुनते ही पूरा हॉल खाली हो जाके क्लासेस में सब बच्चे बैठ जाते थे। इतना बड़ा मतलब उनका हॉर्न का वैल्यू था कि बंसल सर आ रहे हैं, सारे फैकल्टी से लेके सारे बच्चे सब क्लास में। उनके आने से पहले ऐसा लगता था यहाँ कुछ माहौल ही नहीं था, फैकल्टी को भी डर लगता सब डिसिप्लिन में। सर मेरे साथ हुआ था एक दिन, तो मेरे साथ हो गया था। मैं हमेशा 4 बजे की क्लास थी, मुझे आज भी याद है। 4:10 पे मैं पहुंचा था। मैं चुपके से देखा सर नहीं है, तो मैं क्लास के अंदर भागने लगा। इतने में सर पीछे से मुझे चिल्लाए जोर से, विशाल। मैं डर गया, मैंने कहा आज तो गए। उन्होंने कहा कितनी बज रही है, मैंने कहा सर लेट हो गया सर, सॉरी। तो उन्होंने एक लाइन बोली बस कि टाइम पे होना चाहिए था। तो उनका जो डिसिप्लिन लेवल था ना वो अल्टीमेट था। और वो चेयर का आपको मैं बता रहा हूँ गजब का उस समय, मतलब ये मान के चलो कि वो चेयर अपने आप में एक यूनिक थी। तो सर ये जो गॉड ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये जो बच्चों ने आपका दर्जा दिया, ये क्या लगता है कि किस स्टेज पे मुझे पहुंच के मिला? क्या वो बंसल के टाइम में ही मिल गया था? उसके बाद की क्या जर्नी रही सर आपकी? ये गॉड ऑफ इनऑर्गेनिक मुझे कब मिला मुझे खुद नहीं पता। बंसल में क्या होता था, एक ट्रेंड होता था, जैसे जो बच्चे जो टीचर ज़्यादा फेमस होते थे ना, बच्चों की एक आदत थी, वो बच्चे दीवारों पे लिख देते थे, बेंचों पे लिख देते, कि उस समय सोशल मीडिया वगैरह तो कुछ होता नहीं था लिखने के लिए। तो हर एक बिल्डिंग पे कुछ ना कुछ लिखा रहता। एक फेमस कोट हमेशा चलती थी, वीजे रॉक्स दुनिया शॉक्स। क्योंकि वो इनऑर्गेनिक में मतलब बच्चों को लगता नहीं था कि ये पढ़ा पाए, मतलब मेंटली जो आपका एक विजन होता है ना इनऑर्गेनिक को लेकर के, वैसे बच्चे हमेशा बैठते थे। और जब मैं पढ़ाता था तो उसके बाद से उनका व्यू चेंज हो जाता था, तो उन्हें लगता था विजय रॉक दुनिया शॉक्स, ये एक स्टेटमेंट ऐसे। तो वहाँ एक कल्चर हो गया था ऐसा लिखना। और वो कल्चर विजय रॉक दुनिया शॉक से कब गॉड ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना मुझे खुद भी नहीं पता चला। मुझे पता कब चला,
जब बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते थे कि आप गॉड हो, गॉड हो, गॉड हो, तो वो ऐसा लगता था शायद यूं ही बोल रहे हैं, लेकिन बाद में समझ में आने लगा कि अच्छा इनऑर्गेनिक को लोगों ने प्रेजेंट इस तरह से किया हुआ है। और जब ये पढ़ते हैं, बच्चों ने बताया कि जब आपसे पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है बिल्कुल एकदम सब कुछ कॉन्सेप्चुअल है, सब कुछ बहुत ईजी है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें नहीं समझ में आ रहा हो। और उसके बाद जब हम कोई भी क्वेश्चंस करते हैं किसी भी टॉपिक का, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी बुक से, चाहे वो आपका हो चाहे नहीं हो, तो हमसे हो जाते हैं। तो इसका मतलब कि आप एकदम हमारे लिए भगवान हो। सर जैसे कि मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आप क्लास में पढ़ाते हो तो कैसे मतलब कि बच्चों का मूड समझते हो कि यार जैसे कि होता है ना, हम लोग भी जब पढ़ते थे बदमाशी करते थे, ये वो मतलब कि बच्चों को कंट्रोल करना एक साथ, मान लो 100 200 300 बच्चे अगर पढ़ा रहे हैं क्लास में, ऑफलाइन उस समय तो था सर, ऑनलाइन तो था नहीं, तो कैसे बच्चों को कंट्रोल करना, सबके अंदर इंटरेस्ट जगाना और मतलब कि सिलेक्शन की तरफ लेके जाना बच्चों को, मतलब किस तरीके से होल्ड करते थे बच्चों को क्लास में? ये बहुत टफ सवाल था मेरे लिए भी उस समय, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मेरी क्लास के अंदर स्ट्रेंथ ये स्थिति थी कि अगर 200 की क्लास है तो 500 होता था बच्चा। अच्छा, आप समझ रहे बात को, मतलब बेंचों पे नहीं, फ्लोर पे, ज़मीन पे, जहाँ पर जगह मिले, जहाँ पर जगह बोल रहा हूँ मैं आपको, जहाँ पर जगह, मतलब अगर मैं कहीं खड़ा हूँ ना तो मेरी जो प्लेटफॉर्म होता था वहाँ भी बच्चे बैठे होते थे, मेरे पास सिर्फ एक टाइल जितनी जगह होती थी जहाँ मैं खड़ा रह सकूँ बस। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था कि डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें। तो आप चिल्ला के, डांट के आज की जनरेशन को आप डिसिप्लिन नहीं सिखा सकते। जो मैंने नोटिस किया, आप उनको डिसिप्लिन सिखा सकते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता के। अगर आपने उसके अंदर ये फीलिंग डेवलप कर दी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ना अभी, तो वो डिसिप्लिन अपने आप ही आ जाता था उनमें। प्लस जो चीज़ वो पढ़ रहे हैं उससे उनका फ़ायदा है कि नहीं है, प्लस उनसे इंटरेस्ट है कि नहीं है। तो मैं क्लास के अंदर सबसे पहले जाके एक्चुअली में ये कॉन्फिडेंस दिलाता था कि भाई तुम पढ़ोगे तो वहाँ सिलेक्शन हो जाएगा, और गारंटी मेरी कि मेरे पढ़ाने के बाद तुमसे एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो नहीं होगा। तो वो जो फीलिंग थी ना, उसके बाद वो चुपचाप पढ़ते थे। पढ़ने के बाद 2-4 सवाल जब वो करते थे तो उनसे हो जाते थे, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो माउथ पब्लिसिटी, लाइक इस साल के बच्चों ने जो पढ़ा महसूस किया वो ट्रांसफ़र किया उन्होंने अपने आप ही। तो ये डिसिप्लिन मैंने डेवलप ही नहीं किया, एक्चुअली वो सेल्फ डिसिप्लिन में कन्वर्ट हो गया। मतलब मेरी क्लास की स्थिति ये थी कि 500 बच्चा अगर बैठा हुआ है ना तो बिना आवाज़ के बैठ जाएगा अपने आप ही, जहाँ जिसको जगह मिली चुपचाप, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई आवाज़ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये रूल था कि सर आएंगे, वो टाइल पे खड़े होंगे और पढ़ा देंगे। तो मैंने जो सीखा वो क्या सीखा कि बच्चा डिसिप्लिन में तभी आ सकता है जब आप उस बच्चे को सेल्फ डिसिप्लिन में मोटिवेट करो, और वो मोटिवेशन आता है उसका कंटेंट से। सर जैसे कि 2 चीज़ें हैं, मान लीजिए कि एक, जब अपन भी पढ़ते थे तो वो टीचर बहुत पसंद आता था जो थोड़ा फन एंटरटेनिंग होता था, और उसके साथ साथ पढ़ाता भी ऐसा था ना उस फन वे में कि बहुत मज़ा आता था। तो ऐसे मतलब कि एक ये हो गया, और एक जो होते कि भाई सिर्फ फन मस्ती कर रहे हैं लेकिन पढ़ा नहीं रहे, तो बच्चों को तो मज़ा आ रहा है लेकिन टाइम बीत जा रहा है, और आखिरी के 10-15 मिनट में मस्त पढ़ा वढ़ा के जो भी है कल गए। लेकिन एक पूरे सेशन के टाइम पे, पूरे सेशन में अगर एक क्लास 1.5 घंटे का हो रहा है, उसमें फन के साथ पढ़ाते हुए, चीज़ें समझाते हुए बच्चों को होल्ड करना कहीं ना कहीं एक टीचर के लिए चैलेंजिंग काम होता है, चैलेंजिंग टास्क होता हो, जिसपे उसको ओवर द इयर्स मास्टरी होते जाती होगी, मुझे ऐसा लगता है। देखो ये तो बिल्कुल सही है कि एक्सपीरियंस ही आता है। आप क्या सोचते हो? मैं एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ आपसे बंसल क्लासेस में मैं नया नहीं था, मैंने आपको बताया मैं ऑलरेडी पढ़ा रखा था, मैंने कहीं पढ़ा रखा था और 2-3 साल अच्छा सा पढ़ाया था, और वहाँ भी मेरा बहुत अच्छा फीडबैक था। ठीक है, जब मैं बंसल में आया तो बंसल में मैंने कहा ना कि बच्चे पहले से पढ़े हुए होते थे और उनको लगता था कि हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड करके आए हैं, और बहुत हार्ड वर्कर होते थे। तो कोई नया टीचर आता था तो आपने स्कूल्स में कहीं देखा होगा या मूवीज़ में भी देखा होगा, वो सेम मेरे साथ भी हुआ है मान लीजिए आपने कुछ पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद जो है वो मान लीजिए आपने कहा चलो ठीक है, अगला टॉपिक जब नया आने वाला होता है तो कई बार क्या होता है ना कि
नया टॉपिक से शुरू करेंगे, चलो 5 मिनट पहले छोड़ दिया, तो पीछे से आवाज़ आती है जितना पढ़ के आता ही तो पढ़ाएगा। आज तो जितना याद किया उतना ही तो पढ़ाएगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती थी, लेकिन भगवान की इतनी कृपा रही कि जिन बच्चों ने भी ऐसा स्टार्टिंग में कुछ मजाक उड़ाया, लेकिन उसके बाद वो बहुत तारीफ़ करके गए कि नहीं सर हम गलत थे। सर कभी ऐसा हुआ है कि पढ़ाते पढ़ाते कुछ मिस्टेक हो गया लेकिन बच्चों ने पकड़ लिया और फिर उसके बाद थोड़ा सा मतलब कि ये लग रहा है कि यार शर्म आ रहा है कि यार ये फंस गए अपन, ऐसा होता है कभी? फंसने वाला तो नहीं हुआ, लेकिन होता क्या है जैसे कभी कभी लिखते समय आपको लिखने में मिस्टेक हो जाती है ना, बाई मिस्टेक आप लिख रहे थे, कुछ बोला कुछ आपने पर लिख कुछ और दिया। तो जब बच्चा उसको नोट डाउन करता है तो वो मज़े लेता है फिर कि ये क्या लिखा, दोबारा समझाओ। तो फिर आप समझा भी देते हो, फिर कहता है अच्छा आपने तो ये समझाया, लिखा तो फिर लगता है अच्छा ठीक है करेक्ट कर लो इसको यार। तो एक दो बार ऐसा होता है शुरू में कभी कभी, बाकी ऐसा कुछ हुआ नहीं। बाकी शुरू में तो आपको भी पता है कि कमेंट आते ही हैं। आज इतने साल पढ़ाने के बाद क्या ऐसा लगता है आपको कि कोई एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है लेकिन नॉलेज में आपको पीछे छोड़, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं हुआ ऐसा, उल्टा हुआ। मैं आपको इसका एक केस बताता हूँ, मैं उसके मैसेज भी पढ़वाऊँगा अभी आपको। मैं पढ़ा रहा था, एक लड़का था, उसका नाम जतिन था। उसकी पूरी स्टोरी सुनाऊँ अगर आपको तो बहुत आश्चर्य लगेगा। वो बलसा सर के बैच में था P1। वो इतना बदमाश कि अगर उसको कोई डाउट नहीं बताया ना तो वो थोड़ा सा वैसे हो जाता था, गुस्सा, अच्छा, एरोगेंट, हाँ बिल्कुल। और बंसल सर के सामने आपको पता है किसी तरह की कोई भी हालत नहीं चलती थी। तो एक बार बंसल सर से उसने डाउट पूछ लिया, उसके साथ भी प्रॉब्लम है कि उसके पेट में दर्द होगा नहीं पूछूँ तो। और बंसल सर का ये रूल है कि तुम इस तरह से इतना नहीं, मतलब अपना हार्डवर्क करो खुद। उनका एक रूल था, उनका रूल अलग था कि डाउट नहीं पूछोगे, तुम खुद पहले हार्डवर्क करो, ट्राई करो, सीखो, नहीं आएगा तो फिर बताएंगे। तो उसका पेट में दर्द अलग था कि जब तक नहीं पूछूंगा मेरे से कुछ होगा नहीं। तो हुआ क्या है कि सर ने उसको एक दिन गेट आउट कर दिया। तो उसको गुस्सा आ गया। अच्छा, तो उसने गेट लगा दिया चलती क्लास में, बाहर निकलते हुए सर की क्लास का, बाहर से गेट लगा दिया और भाग गया। बंसल सर की क्लास का चलती क्लास का, है ना। बाप रे। हाँ, और बड़ी मज़ेदार बात ये हुई कि वो भाग गया। उस बैच में मैं नहीं था, ये बात उसी ने मुझे बताई, ठीक है। फिर जब अगले साल वो मेरे बैच में आया तो उसके पेट में वही दर्द। अब आप लॉजिकल बात करो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वो था और उसके पेट में वही दर्द। तो मुझे नहीं पता था उसके बारे में इनिशियली, पर पूरी क्लास को पता था कि ये एलिमेंट कैसा है। और ये एलिमेंट क्या था कि उसकी एक आदत थी, ऐसे बैठेगा वो नहीं लिखेगा कुछ भी, उसको लगता है उसे सब आता है। अच्छा, बस आप मेरे डाउट क्लियर कर दो, मैं तो अच्छी रैंक ले आऊँगा। ऐसे बैठना, उस नोट्स तो बनाने ही नहीं। अब मेरा एक रूल है क्लास का कि यार मैं जो लिखा हूँ बस वो कॉपी में लिख लो, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बस वो चुपचाप पढ़ लो, उसको लिख लो और याद कर लो बस, ठीक है। तो भाई मेरा ऐसे बैठेगा बस। मैं आया, मैंने नोटिस नहीं किया, बच्चों ने फिर पूछा कि सर इसको भी पूछ लो समझ में आया नहीं आया। बच्चे भी मज़े लेते हैं ना कई बार। तो मैंने पूछा भाई क्या डाउट है। उसका एक डायलॉग हुआ था एग्जैक्टली ऐसे बोलता एग्जैक्टली, तो उसका नाम ही मैंने एग्जैक्टली रख दिया। मैंने पूछो एग्जैक्टली, तो वो डाउट पूछा, मैंने बता दिया, तो उसको यकीन नहीं हुआ कि मैंने बता दिया। मतलब ऐसा ना उसका ईगो हर्ट हो गया, जैसे कि किसी ने मुझे आंसर कैसे बता दिया। तो उसने बोला आपने बता दिया, मैं कन्विंस हूँ, लेकिन मैं सर्च करूँगा सही है कि गलत है। कर ले। वो गया, उसने नेट पे सर्च करके ढूंढा। उस समय इंटरनेट की उत्पत्ति होना शुरू हुई थी। मतलब पहले तो ये होता था कि हमने जो बोल दिया वो फाइनल है, कुछ बच्चे के पास कुछ होता ही नहीं था कि कहाँ से वो क्रॉस चेक करे। लेकिन इंटरनेट की उत्पत्ति हो चुकी थी तो वो नेट पे सर्च करना ये सब चालू हो चुका था, क्रॉस चेकिंग टीचर्स की कि सही पढ़ा रहे गलत पढ़ा रहे आजकल। तो उसे चेक किया, वापस आया, अगले बोला कि आपने सही बताया। अच्छा, हाँ ठीक है। तो मैंने बोला तुझे क्या लगा था? बोला नहीं बता पाओगे आप। मैंने कहा क्यों? बोला मैंने सर्च किया, कहीं मिला नहीं था मुझे, इसलिए मुझे लगा आपको भी नहीं आता होगा। मैंने उसको एक चैलेंज दिया, मैंने कहा तेरी मर्जी हो जहाँ से पूछ, मैं तेरे को आंसर दूंगा, और तू सेटिस्फाइड हो गया तो मुर्गा बनेगा। बोला हाँ ठीक है। तो 2 से 3 बार ऐसा हुआ कि क्वेश्चंस के मैंने उसका आंसर बताया, उसने एक्सेप्ट किए। मैंने तो एक्सेप्ट कर ले पहले, मुर्गा बना। उसके बाद से ये स्थिति हुई कि वो तीसरे चौथी बार मेरे से डाउट नहीं पूछा उसने कभी भी। पूरी क्लास के अंदर ये रूल था कि वो मेरे से ही डाउट नहीं पूछता, बाकी सबसे पूछता था।
क्योंकि उसे पता था मैं बता दूंगा। बट अब यहाँ पर मैंने आपसे कहा ना कि भगवान ने कुछ दिया था, वो ये दिया था कि उसको मैंने बाहर बुलाया। फिर मैंने उससे पूछा तुम क्लासेस कैसे अटेंड करते हो? बोला सर ऐसे करता हूँ। मैंने कहा ये गलत तरीका है, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तुम्हारा माइंड बहुत अच्छा। और मैं आपको लिटरली बताऊँ, वो लड़का जो डाउट पूछता था ना, वो भले ही बाकियों को हंसी आती होगी, पर जो भी उसने मेरे से डाउट पूछा ना, वो उस इनऑर्गेनिक के उस कोर तक जाके पूछा उसने उससे। तो मैं समझ रहा था कि इसका डाउट कहाँ आ रहा है, और वो भी समझ रहा था कि मैं कहाँ अटक सकता हूँ। समझ रहे बात को? तो उसको भी पता था कि मैंने इनसे उस कोर तक पूछा है, दुनिया का सारा सर्च मार के, और मैंने उस कोर के अंदर जाके उसको आंसर बताया ना। एकदम कोर टू कोर हाँ, नॉलेज वार चल रहा हाँ बिल्कुल, वो वही समझ रहा था और मैं ही समझ, बाकी क्लास को समझ में नहीं आ रहा था क्या पूछ रहा है ये। तो मैं समझ तो गया था कि ये ब्रिलियंट है, पर वो फोकस नहीं था। मैं उसको बाहर बुलाया और समझाया। मैंने कहा तू नोट्स बना कर, आप बिलीव नहीं करेंगे, उस बच्चे को सबने ये बोल दिया कि सेलेक्ट नहीं हो सकता। मैंने उसको बोला तेरी रैंक आएगी, तू पढ़ जैसा मैं कहता, 2000 रैंक लाऊंगा तेरी गारंटी। उसकी रैंक आई बारिश से, मैं अभी आपको चैट पढ़वाऊँगा। और आप बिलीव करेंगे, उसके बाद उसकी मम्मी आई, मेरे लिए एक शर्ट, 5 बड़ी बड़ी कैडबरी की चॉकलेट, पूरा पार्सल लेके आके रोने लग गई। वो मोमेंट भी बहुत लाइफ चेंजिंग मोमेंट होते हैं। और ऐसे मतलब शुरुआत हो चुकी थी, कई सारे ऐसे इंसिडेंट हो रहे थे, तो मुझे भी याद आया, आपने उस कनेक्ट कर रहा हूँ मैं। तो मैंने बोला ऐसा क्यों मैम, रो क्यों रही है, अच्छी बात है ना सेलेक्ट हो गया। तो उसकी हिस्ट्री बताई मैडम ने उस बच्चे की। अगर ये सुन रहा हो ना जतिन, तो तुम भी हाँ बोलना, कमेंट बॉक्स में लिख देना भाई। क्योंकि मैं बता रहा हूँ आईटी मद्रास में है वो आज। हाँ मतलब अब तो पास आउट हो गया होगा, जॉब लग गई होगी। मैं अभी चैटिंग पढ़ाऊँगा आपको। उसकी हिस्ट्री ये बताई उसकी मम्मी ने कि ये बीमार चलता है, थोड़ा सा आईसीयू में रहता है, और थोड़ा सा, समझ रहे हैं आप, तो हमें इसकी हर बात हाँ ही बोलनी होती है। ये हमारे पर रेस्ट्रिक्शन है डॉक्टर का, हम मना नहीं कर सकते इसको कुछ भी। तो ये चाहे पढ़े या ना पढ़े हम कुछ नहीं कहेंगे, चाहे इंटरनेट देखे या ना देखे हम कुछ नहीं कहेंगे। कि पहली बार ऐसा हुआ कि इसने कुछ नहीं कह के आपने जो कहा है वो इसने कर लिया और ये पास हो गया। नहीं तो हमने तो एडमिशन भी कराया था, तो हमें पता था नहीं हो सकता ये सेलेक्ट, हमें पता था कि नहीं होगा। और वो लड़का आईटी मद्रास में था, और उसने मुझे मैसेज करके फिर थैंक यू बोला। मैं आपको व्हाट्सअप पढ़ाऊँगा। तो ऐसे बहुत सारे केसेस, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं लाइफ में। जब इस तरह की घटनाएं होती है तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी आना शुरू हो चुकी थी, और आइडेंटिफाई कर करके हमने फिर बच्चों को ढूंढा, और ईश्वर ने बहुत साथ दिया। सर ये तो पुरानी बातें हो गई। आज के कॉन्टेक्स्ट में मैं जानना चाहूँगा कि आज के समय में हमारे विजय सर क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, बस आपके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं। अभी तो देखो जो पुरानी बातें हैं ना, अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल एक और याद आया, आपने बोला जो वात्सल्य चौहान, आपने नाम सुना होगा। अच्छा। खगड़िया का है, बिहार का। और उस बच्चे की बात यह है कि पापा वेल्डिंग का काम करते हैं, 5 भाई बहन में सबसे बड़ा। मैंने उसको पढ़ाया, बहुत अच्छा बच्चा लगा मुझे। उसकी रैंक आई 9000। मैंने पढ़ाया हुआ था, मुझे मालूम था इसका टैलेंट बहुत हाई है। मैंने उसको बोला तो रिपीट कर ले। बोला सर पापा से बात कर लो। मैंने पापा से फ़ोन लगा दिया, फ़ोन पे बात हुई। बोला कि मैंने कहा इसको वापस भेज दो पढ़ने। उसके पिताजी ने उधर से बोला कि सर मेरा पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है। तो मैंने बोला पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा तो क्या हुआ, आप एक काम करो, ट्रेन की टिकट के पैसे हैं? बोला हाँ। मैंने कहा तो काम करो, टिकट कटा के भेज दो, बाकी मैं व्यवस्था कर लूँगा। वो यहाँ आ गया, एक कॉपी और एक पेन लेके। वो आया, उसको पढ़ाया, 382 रैंक आई उसकी। आईटी खड़गपुर लिया, बिना मिले चला गया। कि उसे लगा सर के लिए तो मैं 10 में आता, टॉप 10। बिना मिले चला गया। 4 साल बाद में क्लास में पढ़ा रहा था, एनडीटीवी वाला इंटरव्यू लेने आ गया मेरा क्लास में, अंदर लाइव क्लास में। मैं डर गया, मैंने कहा क्यों आ रहे हैं, ये क्या हो गया भाई ऐसा? बोला सर कि आपका इंटरव्यू लेना है। मैंने कहा क्यों? बोला आपका एक स्टूडेंट है जो लाइव चल रहा है सारे मीडिया चैनल्स पर, और आपका नाम ले रहा है कि विशाल जोशी सर ने मेरी लाइफ बदल दी। उन्होंने मुझे, मतलब क्योंकि मैंने ही सारा खर्चा उसका किया था, एक्सपेंसेस किए थे सारे, फीस जमा कराने से लेकर सारी चीज़, तो वो सारा क्रेडिट आपको दे रहा है कि उन्होंने मेरी स्थिति बदल दी। और उस बच्चे को सर इंडिया का हाईएस्ट पैकेज मिला है, 1,20,00,000 रुपये, वात्सल्य चौहान 2016 में।
आईआईटी में। आईआईटी के बाद कंप्लीट होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट से। तो जब उसको पैकेज मिला तो वो आपका नाम लिया? हाँ, इंटरव्यू मीडिया। में मीडिया में बोल रहा है आफ्टर 4 years। मतलब उसके दिमाग में था कि मैं ज़िंदगी में कुछ जब बनूंगा तभी सर को मैं बोलूँगा। और उसके बाद उसके फादर ने इंटरव्यू में एज इट इज़ लाइन बोली, वो मैं आपको इंटरव्यू सुनाऊंगा अभी, हम्म। कि हमारा उतना अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं थी, 9,000 कुछ रैंक आया, फर्स्ट में तो हम खुद ही भेजे थे। और विशाल जोशी सर उसको जानते थे, वो फ़ोन किए कि इसे दोबारा पढ़ाइए, बोला हमारा पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है। तो बीजे सर जानते थे, बोले आप तो ट्रेन का टिकट कटा के भेज दीजिए, बाकी व्यवस्था हम कर लेंगे। ये उसके पिताजी का इंटरव्यू है एनडीटीवी पे आज भी, और मेरा इंटरव्यू भी है। तो ये इंडिया का हाईएस्ट पैकेज, और आज भी रिलेशन ऐसे फैमिली रिलेशन। तो आज अमेरिका में है वो, पर फिर भी चैटिंग करता है। और उसकी जो मतलब आप समझो मैरिज होने वाली है, उस वो तक को पता है कि मैं कौन हूँ उसकी लाइफ में। सर आप क्या लगता है कि एक बच्चा बचपन से ही उसके अंदर कोई अलग से वो पोटेंशियल होता है, या किसी बच्चे में भी पोटेंशियल डेवलप किया जा सकता है? देखो मेरा तो ये मानना है पोटेंशियल डेवलप किया जाता है। डेवलप किया जाता है। बिल्कुल पोटेंशियल डेवलप ही होता है। मैं एक बहुत तो सिंपल एग्जांपल दूं? उसमें मेन फैक्टर पहले क्या होता है? पेरेंटिंग का होता है? नहीं, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, बहुत उससे समझ सकते हैं। मैं आपसे ये कहूँ कि आप जो आर्मी में होते हैं लोग, जब वो बच्चा स्कूल में होता है तो क्या उसमें पोटेंशियल होता है कि वो -23 में या माइनस कारगिल की इतनी ऊंची पहाड़ी पे चढ़ जाएगा? उसमें पोटेंशियल तो नहीं होता। तो पोटेंशियल कहाँ से आया? जब वो आर्मी में एडमिशन लिया उसने। तो डेवलप किसने किया? उसकी ट्रेनिंग ने। किसने ट्रेनिंग दी? उनके कोचेज़ ने। सिखाया किसने? कोचेज़ ने। ये मोटिवेशन कहाँ से आ जाता है आप बोलो? एक बच्चा जब पढ़ रहा होता है कि तुम्हें देश के लिए गोली खानी है और मर जाना है, ये कहाँ से आया मोटिवेशन? जब एक बच्चा पढ़ रहा होता है, खेल रहा होता है, ये आप और हम में है नहीं। हमें कोई कहे कि गोली खा के मर जाओ देश के लिए, तो हम नहीं मर सकते शायद अभी, लेकिन आर्मी के किसी भी जवान को पहले ही ये सिखा दिया जाता है कि तुम, ये हो सकता है तुम्हारे पास। तो ये पोटेंशियल तो डेवलप किया ना। क्योंकि जाहिर सी बात है सर, अगर वो बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं तो मेंटली प्रिपेयर्ड। मेंटली प्रिपेयर्ड, दैट इज़ द मेन चीज़, कि मेंटली प्रिपेयर्ड करना बहुत ज़रूरी है कि आप कर सकते हो ये, और आपको करना है। पर क्या ऐसा पॉसिबल है कि कैसे आइडेंटिफाई करें, या कैसे ऐसा हो कि कोई किसी का भी बच्चों का हम सिलेक्शन करवा? देखिए किसी भी बच्चे का सिलेक्शन होना या ना होना, मैं फिर से बोलूँगा, डायरेक्ट हम सिलेक्शन की बात करते हैं, यही गलत हो जाता है। हम उसे ये नहीं कहेंगे सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हम ये कहें कि तुम्हें ये प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा और फिर एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब होगा या नहीं होगा ये तो वही एग्ज़ाम डिसाइड करेगा, लेकिन उस एग्ज़ाम तक पहुंचने के लिए तुम्हें ये हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, क्योंकि बिना इसके नहीं होगा। आप समझ रहे मेरी बात को? एक प्रोसीजर। तो बच्चा भी अपने आप को कैसे उस माहौल में ढाले, मतलब कैसे मेंटली एक्सेप्ट करे कि हाँ मेरे को ऐसे आगे बढ़ना है? मैं बताऊँ, मेंटली एक्सेप्ट करने का एक ही तरीका है कि भाई जो सिलेबस है वो तो हमें करना ही है। यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ जाती है वो आ जाती है इमोशनल अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशन का प्रेशर। आप समझ रहे हैं बात को? एक्सपेक्टेशन का प्रेशर हैंडलिंग जो होती है बच्चे की, वो नहीं कर पाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रेशर हैंडलिंग ही सिखानी है हमें, चाहे वो फैमिली का हो, चाहे वो खुद का हो, चाहे पीयर प्रेशर हो, चाहे वो आपका सोशल प्रेशर हो। तो जितने भी बच्चे आप सुन रहे हैं उनको ये समझना है कि इन प्रेशर से हमें कोई मतलब नहीं है। आप 2 साल की जो पढ़ाई है वो करनी है, 2 साल की पढ़ाई करने के बाद ही आप कुछ भी डिसाइड करो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। सर जैसे कि ऑफलाइन का, सर मेरे को लगता है कि 20 साल से ज़्यादा का आपका एक्सपीरियंस होगा ऑफलाइन पढ़ाने का, और ऑफलाइन में तो आप ग्रेट टीचर तो हो ही। अब आप एडटेक प्लेटफॉर्म पे भी आ चुके हो, ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हो, तो सर ऑनलाइन कैसा रहा एक्सपीरियंस पढ़ाने का? ऑनलाइन भी देखो, मैं तो भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और बच्चों का सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जितना प्यार मुझे ऑफलाइन में मिला उतना ही ऑनलाइन में मिला है। मतलब मेरे को शायद भगवान ने बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स के साथ भेजा है कि मुझे दोनों ही प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है बच्चों से। और ऑनलाइन भी मेरे हिसाब से कोविड के बाद से एक वरदान ही है कि जो बच्चे जिन टीचर से नहीं पढ़ पाते थे या जिनके लिए सपना होता था पढ़ना, वो आज उस प्लेटफॉर्म पे अपने घर पे रह के पढ़ पा रहे हैं। तो एक अच्छी बात है, और हमें भी उन बच्चों को पढ़ाने का मौका मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है, और बच्चों से काफ़ी बेनिफिट फील करते हैं। तो उनको भी वो क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है घर पे बैठे बैठे। तो मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी का जो फ़ायदा होना चाहिए वो फ़ायदा मिल रहा है बच्चों को। सर आपको क्या लगता है कि आज के समय में ऑनलाइन तो खैर कहीं भी बच्चा बैठ के पढ़ सकता है, ऑफलाइन की आज भी कितनी इम्पोर्टेंस?
वही मैं कहूँगा ये नीड पर होता है, डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर कि आप किस फील्ड पे। मान लीजिए एक बच्चा है जो कि डेडिकेटेडली पढ़ना चाहता है, जिसको लगता है कि मैं घर से दूर रह के सही तरह से पढ़ पाऊँगा, मुझे माहौल चाहिए, पीयर्स चाहिए, प्रेशर जो होता है हल्का हल्का वो चाहिए, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट चाहिए, तो उनके लिए ऑफलाइन बेस्ट होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो नहीं, मैं होम सिकनेस है, मैं नहीं घर छोड़ सकता, या मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी हैं, या मतलब इस तरह की सिचुएशन है कि मैं फैमिली के साथ रह के ही अच्छा पढ़ पाता हूँ, दूर रहूँगा तो नहीं पढ़ पाऊँगा, तो उनके लिए ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म अच्छा है। तो डिपेंड करता है। देखिए कहते हैं ना कि चॉइस इज़ योर्स, कि दुनिया में सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ों को अगर हम एनालाइज करेंगे तो कुछ चीज़ें किसी के लिए अच्छी हैं और कुछ चीज़ें किसी के लिए अच्छी नहीं हैं। तो डिपेंड करता है आपके लिए कौन सी बेनिफिटेड हैं चीज़ें। तो चीज़ें अच्छी हैं, सभी अच्छी होती हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी अच्छी है बच्चों को खुद जज करना चाहिए। आज के समय में आपको क्या लगता है कि बच्चों को आज के दिन में ऑप्शंस की कमी नहीं है? क्या बच्चों को कोटा आना चाहिए? क्या कोटा आने से मिलेगा उनको अलग? मैंने कहा ना, अगर बच्चे को लगता है उसे कंपटीशन चाहिए, उसे लगता है कि मैं अपना एक ऐसा एटमॉस्फेयर लूँ जिससे कि मैं और ज़्यादा अच्छी रैंक लाने के लिए प्रयास कर सकूँ, तो वो जितने भी बच्चे ये सुन रहे हैं उन सबको कोटा आना चाहिए। क्योंकि जहाँ तक बात है कि आज एक दिन में कोटा तो कोटा बना नहीं है, ये हमें सबको पता है। आज हमने भी 20 साल दिए हैं। मैंने कहा ना, जब उससे पहले कैसी स्थिति होती थी, ठीक है। तो कोटा आज कोटा एक दिन में नहीं बना है। इसलिए जितने भी बच्चे चाहते हैं कि उन्हें एक अच्छा माहौल चाहिए, अच्छी एजुकेशन चाहिए, क्वालिटी ऑफ कंटेंट चाहिए, उन सबको कोटा आना चाहिए। कोटा एक अलग दुनिया है, ये एक्सपीरियंस भी आपको बहुत लाइफ में आगे लेके जाएगा, ठीक है। इससे आप ये मत सोचो कि सिर्फ पढ़ने की बात कर रहा हूँ मैं आपको कह रहा हूँ लाइफ का एक एक्सपीरियंस लेके जाएगा अगर कोई बच्चा कोटा आता है तो, जिसके बाद वो शायद ही किसी कंपटीशन में रुक सकता है। यहाँ से वो सक्सेसफुल हो या ना हो, सिर्फ एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो लाइफ में सक्सेसफुल ज़रूर होता है। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं अगर आपको बताने लगूँगा तो रात खत्म हो जाएगी। क्योंकि हर एक बच्चा ने चाहे वो आईटी हुआ हो या ना हुआ हो, मेरे पास सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं। एक बच्चा मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा बच्चा था, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास क्लास के अंदर वो फ़ोन आता है कि सर मेरा मेंस क्वालिफाइड हो गया। मैंने बोला मेंस कहाँ से हो गया? मेरे को लगा मजाक कर रहा है। मैंने कहा रख दो फ़ोन। बोला नहीं सर मेरा मेंस क्वालिफाई हो गया। मैं बोला रख दे भाई, पढ़ाने दे यार, क्लास में हूँ मैं, बाद में बात करते हैं। एग्ज़ाम तो हुआ ही नहीं ना, तो बाद में होता है। तो एग्जाम हुआ नहीं तो फिर कैसे मेंस क्लियर? हाँ, तो वो भी वही मेरे लिए शॉकिंग था। मुझे लगा कोई ऐसे प्रैंक कर रहा है मेरे साथ, मजाक कर रहा है। तो मैंने कहा रख दे भाई, मैं जा रहा हूँ। बोला नहीं सर मेरा मेंस क्वालिफाइड हो गया। मुझे गुस्से में थोड़ा मैंने बोला कौन सा मेंस क्वालिफाइड हो गया? बोला यूपीएससी मेंस क्वालिफाइड हो गया सर। मैंने कहा अच्छा। मेरी आवाज़ थोड़ी नॉर्मल है। लेकिन वाह कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने कहा अच्छा कहाँ से किया? बोला सर आपको फ़ोन इसलिए कर रहे हैं कि हमारा यूपीएससी मेंस क्वालिफाइड हो गया। सर कोटा में हम आपसे पढ़े थे सर, हमारा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ वो फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पर आपसे जो सीखे वो बहुत फ़र्क पड़ा। कोटा से जो सीखे वो बहुत फ़र्क पड़ा। कोटा ने जो हमको सिखाया सर, वो कंपटीशन सिखा दिया सर, जिसकी वजह से हमने कभी हारना नहीं सीखा। मैंने कहा मतलब? बोला सर हम आईटी का प्रिपरेशन किए थे, सेलेक्ट नहीं हुए, तो दिल्ली में कोई हमारा कॉलेज था, हम वो लिए, वहाँ पर हम पढ़ाई किए, तो वहाँ देखा कि बहुत ऑप्शन है, कंपटीशन बहुत सारे होते हैं और भी, तो सारे कंपटीशन में निकला एक डीआरडीओ का, तो हमने दे दिया, हम सेलेक्ट हो गए। तो सर हार्डवर्क करना तो आप ही सिखाए थे उधर कोटा के अंदर इतना, तो वो हार्डवर्क हम थोड़ा सा इधर अप्लाई किए और हम पास हो गए। साइंटिस्ट है सर अभी हम डीआरडीओ में। तो मेरा सवाल था दूसरा उससे, मैंने कहा तो साइंटिस्ट है तो भाई तुम क्यों यूपीएससी कर रहे हो? तो उसका जवाब पता है क्या था? बोला सर बिहारी बॉर्न टू आईएएस। तो आप सोचिए कि कोटा क्या सिखाता है। 4 साल बाद भी कोई बच्चा क्यों फ़ोन करेगा एक ऐसे टीचर को जिसने केमिस्ट्री पढ़ाई है? तो कोटा ने ही उसका सिलेक्शन कराया, क्योंकि वो मेहनत करना सीखा, जो बच्चा कभी घर पे नहीं सीख सकता है। अकेला ज़िंदगी में कैसे स्ट्रगल करके आदमी जीतता है वो कोटा सिखाता है। इसीलिए आपने एक फेमस सीरीज़ आई थी, उसमें सुना होगा कि तुम कोटा से तो चले जाओगे लेकिन कोटा तुम साथ तुम्हारे दिल से नहीं जाएगा। ये सच्चाई है। तो आज भी सर वैसे ही मज़ा आता है ऑफलाइन पढ़ाने में? बिल्कुल, दोनों में मज़ा आता है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। बिल्कुल, क्योंकि पढ़ाते समय विजन होता है ना। मैंने कहा हम हर बच्चे के उस दिल को टच करना है जहाँ से उसके मन में रेस्पेक्ट पैदा हो, तो उस फीलिंग के साथ पढ़ाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है पढ़ाने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि जितने सालों का आपके पास पढ़ाने का एक्सपीरियंस होगा उतनी मेरी एज होगी। हाँ बिल्कुल सही। तो हम और भी सर सेशन लेके आएंगे।
इस पे और भी डिफरेंट टॉपिक्स पे। फिलहाल तो मैं लास्ट चीज़ आपसे पूछ के वीडियो का एंड करूँगा कि व्हाट नेक्स्ट, अब विशाल सर के क्या प्लानिंग है? विशाल सर की अभी तो कोई प्लानिंग ऐसे एज सच है नहीं, जो करता आ रहा हूँ वही करने का प्लान है। बच्चों के साथ रहना है, बच्चों के साथ पढ़ाना है, बच्चों के साथ जितना बच्चा पढ़ना चाहेगा तब तक पढ़ाना है। मतलब क्योंकि जर्नी अभी चल ही रही है। हाँ, मतलब अभी ऐसा फील ही नहीं होता है कि यार इतने साल हो गए। आज भी ऐसा लगता है कि जैसे अभी अभी तो पढ़ाना शुरू किया है। तो बस जितना बच्चा पढ़ना चाहेंगे तब तक पढ़ाते रहेंगे। और बच्चों का प्यार है जो आज भी ऐसा फील कराता है कि यार जैसे अभी अभी शुरुआत की है और अभी तो बहुत लंबा जाना है। तो यही प्लान है कि बस जब तक बच्चा पढ़ना चाहेंगे तब तक बस पढ़ाते रहेंगे। वाह सर, तो आपकी जर्नी और जो भी बातें आपने कही वो बच्चों के लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल रहेगी, क्योंकि ऐसा कम ही सुनने को मिलता है। बच्चों को स्टोरीज कम सुनने को मिलता है पुराने सर। टीचर्स हैं, पढ़ाते हैं, वहीं तक रहता है, लेकिन एक जो हम भी जब हम पढ़ते थे तो उन टीचर से ज़्यादा क्लोज होते थे ना, जिनके पास कहानियाँ खूब होती थी इंस्पायर करने के लिए। इंस्पिरेशन वाइज में बात कर रहा हूँ। तो वैसे टीचर आप हैं, और डेफिनेटली सर बच्चों को बड़ा मज़ा आता होगा सर, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन मोड में हो, जैसे भी हो पढ़ के। बच्चों को मज़ा आता नहीं आता, बट मुझे तो बहुत मज़ा आता है। और अगर मुझे मज़ा आ रहा है तो बच्चे बताएंगे तो आपको कि बच्चों को मज़ा आता है नहीं आता है। पूछो आप उनसे एक बार कभी। राइट, तो बच्चे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे इस वीडियो का कि कैसा विजय सर रॉक्स इसमें भी लिखेंगे। चलिए, तो सर आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं। थैंक्स कि आपने अपने इतने ज़्यादा बिजी स्केड्यूल से, इतने प्रीशियस टाइम से हमारे लिए टाइम निकाला हमारे पॉडकास्ट के लिए, जो कि बड़ी बात है। 1 घंटे का सेशन, मतलब कि इट्स मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सेड कि तुम लेके आते हो ऐसे सेशन बच्चों के लिए, और काफ़ी अच्छी बात है कि मोटिवेशनल सेशंस लाते हो। और हमें भी अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने का मौका मिल गया। इसी बहाने पुरानी सारी बातें एकदम से घूम गई कि किस तरह से जर्नी स्टार्ट हुई थी, आज पता ही नहीं चलता। और अभी भी लगे हुए हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है कि तुम्हारे थ्रू कम से कम बच्चों से वापस जुड़ने का मौका तो मिल रहा है। ओके सर, बेस्ट विशेस आप। थैंक यू।